दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों ये जो वीडियो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लास 12th यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 24 मार्च से और 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर है। तो आज से 10 से 12 दिन आपके पास बचते हैं। इस 10 से 12 दिन में आपको कौन कौन से क्वेश्चन को पढ़ने हैं, सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में बताने वाला हूं। यानी कि आज मैं आप सभी को हिंदी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बताने वाला हूं जो कि आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं, और वो भी 100% गारंटी के साथ। और यहां पर मैं बताना चाहूँगा कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जितनी सारी क्वेश्चंस को मैं बताऊँगा वो सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। और मैं ऐसे नॉर्मली यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, यहाँ पर मैं पूरा पेपर ऊपर पूरा पैटर्न लेकर बैठा हूँ कि कैसे क्या करना है, कैसे तैयारी करनी है, सारी बातों को बताने वाला हूँ। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहली बात दोस्तों, आपका आता है साहित्यिक परिचय। आपके पेपर में जीवन परिचय आता नहीं है, आता है साहित्यिक परिचय। और अगर मैं साहित्यिक परिचय की बात करूं तो दो साहित्यिक परिचय आता है, एक तो लेखक का और दूसरा कवि का। अब लेखक की बात करें तो लेखक आपके गद्य से हो जाएंगे, कवि आपके काव्य से हो जाएंगे। लेखक में अगर इम्पॉर्टेंट की बात करें तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और हरिशंकर परसाई जी, ये तीन लगभग हर साल पूछे जाने वाले लेखक हैं। तो इन तीनों के साहित्यिक परिचय और कृतियाँ यानी कि रचनाओं को तैयार कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर अगर हम कवि की बात करें तो जयशंकर प्रसाद जी, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, सुमित्रा नंदन पंत, ये चार कवि जो हैं ये बेहद इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में लगभग हर साल पूछे जाने वाले हैं। तो इन लेखक और कवि के आप साहित्यिक परिचय और कृतियों को तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में लेखक की भी आप साहित्यिक परिचय लिख जाएंगे और कवि की भी साहित्यिक परिचय लिख जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आपको लगता है कि यहाँ पर हम ज़्यादा संख्या में कर दिए हैं इनका नाम, तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि ये चीज़ें आपको एग्जाम में मिलने ही वाली हैं, तो इसके साथ हम कंप्रोमाइज़ बिल्कुल से नहीं कर सकते हैं। और एक बार मैं आप सभी को आपका पेपर यहाँ पर दिखा दूँ तो पेपर में जो आपका क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा जाता है कि एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक। और यहाँ पर कवि का, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और ये क्वेश्चन आपको मिलने ही वाली है, तो इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं। जितने भी लोगों का नाम यहाँ पर हमने लिया है इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद में अब हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में आपका आता है संदर्भ सहित व्याख्या। अब यहाँ पर संदर्भ सहित व्याख्या में लगभग आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है वो गद्य अवतरण से होता है। गद्य अवतरण मतलब अगर मैं आपको पेपर में दिखाऊं तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया है निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, और ये 7 नंबर का होता है। संदर्भ लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा और जब आप उनकी व्याख्या करेंगे तब आपको 5 नंबर मिलेगा। तो एक चीज मैं बता दूं कि जब भी आप गद्य अवतरण की बात आए, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या की बात आए, तो आप क्या कीजिए कि हर एक चैप्टर को कहानी की तरह पूरा पढ़ लीजिए। उसके बाद में उनके जो लेखक हैं और साथ में वो उस चैप्टर का नाम क्या है, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। तो इससे क्या होगा कि आप जो है उसके संदर्भ को आसानी से लिख पाएंगे और जो भी अवतरण आएगा उसको आप पहचान पाएंगे कि इस चैप्टर से ये लिया गया है कहानी पढ़ने के बाद, और उसके बाद में आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आपके ही एग्जाम में मतलब इसी गद्य से ही आपको एक सूक्ति मिलता है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से एक सूक्त की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो ये गद्य से ही होता है, तो ये 3 नंबर का होता है। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है कि गद्य में आपको अवतरण मिलेगा और साथ में सूक्त मिलेगा, दोनों का संदर्भ सहित व्याख्या करना होता है। तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना है, अर्थात हर चैप्टर को आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं तीसरे नंबर की, तो आपको काव्य अवतरण मिलने वाले हैं। अब काव्य अवतरण क्या है ये चीज़ ध्यान से समझिए दोस्तों। काव्य को तैयार करने के लिए आप क्या कीजिए कि काव्य अवतरण जितने हैं हर चैप्टर का लगभग, आप क्या कीजिए कि उनको
अब उनको और उनका अर्थ चीज़ों को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, एक बार पढ़ते चले जाइए उनके अर्थ को और उसको, यानी कि दोनों कापियों को आप एक तरफ बुक रख दीजिए और एक तरफ उसका जो अर्थ है उसको लिख लीजिए। दोनों को आप अच्छे से पढ़ते चले जाइए हर चैप्टर का, और साथ में कौन सा चैप्टर नाम है उसका और उसके बाद में उसके लेखक कौन है, ये चीज़ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। जिससे क्या होगा कि आप उस अवतरण को पहचान पाएंगे और उसके बाद में संदर्भ लिख पाएंगे, और उसका अर्थ अगर आपको तैयार नहीं होगा तो आप जब उस सूक्ति को पढ़ेंगे या अवतरण को पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आप अर्थ बना कर भी लिखेंगे तो आपको नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद में अब अगर आएँ तो यहाँ पर संस्कृत, यानी कि द्वितीय पेपर में आपका संस्कृत आ जाता है और इसमें आपको यहाँ पर अवतरण मिलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक, यहाँ पर ये 8 नंबर का होता है, और संस्कृत यहाँ पर संदर्भ का यहाँ पर 4 नंबर मिलता है और अर्थ का 4 नंबर मिलता है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है कि जितने भी संस्कृत के चैप्टर हैं उनको आपको क्या करना है, एक बार देख लेना है और उनके अर्थ को पढ़ लेना है। इससे क्या होगा कि आप अवतरण को पहचान पाएंगे, संदर्भ लिख पाएंगे, और उसके बाद में उसका अर्थ अगर आपको नहीं भी आता होगा तो उसको आप पढ़ कर भी आप अच्छे से बनाकर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इस तरीके से आपको संदर्भ सहित व्याख्या को अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि ये 10-10 नंबर के, यानी कि इन दोनों को मिलाकर ये 10 नंबर का हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर ये 10 नंबर का हो जाएगा, और ये तो 8-8 नंबर का हो जाता है। तो ये चीज़ आपको तैयार करना है। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने अगले पॉइंट पर। अगले पॉइंट पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर आता है कहानी। अब कहानी में आप पंचलाइट अथवा बहादुर, 2 इम्पॉर्टेंट है, दोनों में से आपको यहाँ पर इनका सारांश तैयार कर लेना है। और जब पूरा सारांश आपको आ जाएगा तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेगा तो वो आप आसानी से लिख पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में चौथे नंबर पर हमने लिख रहा है स्वपठित नाटक। अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो नाटक जो है वो जिले के हिसाब से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर मैं आपको यहाँ पर आपकी यहाँ पर बुक दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरीके से, जो त्यागपति है ये हमारे यहाँ का है, गोंडा का है। तो इस तरीके से ये हर जिला वाइज यहाँ पर होता है कि किस जिले में कौन सा सिलेबस है। तो इसको आप अपने बुक या विद्या भी या कुछ भी आप लिए हों तो उनसे आप देख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जिले वाइज आपका टॉपिक होगा, उस टॉपिक के हिसाब से आप चीज़ों को लिखेंगे। यहाँ पर मैं आप सभी को अगर दिखा दूँ चीज़ों को कि कैसे पेपर आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आता है, स्वपठित नाटक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अथवा लगाया होता है, यहाँ पर देख सकते हो अथवा लगाया होता है। तो इनमें से ये, जैसे ये आपके ज़िले में नहीं है तो इसको छोड़ देना है, ये आपके ज़िले में नहीं है तो इसको छोड़ देना है। ठीक, ऐसे कर कर ये पूरा 3 पेज का पूरा होता है अथवा लगा लगा कर। तो जो आपके, जैसे मान लीजिए गरुड़ ध्वज है, ठीक, तो गरुड़ ध्वज अगर आपके ज़िले से है तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए। ठीक, केवल गरुड़ ध्वज को करना है और इसमें अथवा लगा हुआ है तो एक यहाँ से करना है। ठीक, तो बस केवल पूरे 3 पेज में से केवल गरुड़ ध्वज का एक क्वेश्चन करना है। ठीक, अगर आपके ज़िले से ये है, ठीक, या अगर आपके ज़िले से ये है तो इसको करना है, बाकी यहाँ पर और नहीं करना है। तो ये चीज़ ध्यान देना है कि ज़िले के हिसाब से जो भी आपके सिलेबस में हो उसको आप तैयार कर लीजिए देखकर। ठीक, अब यहाँ पर आ जाता है रस। ठीक, रस में आपको वीर रस, अगर वीर रस की बात करें तो इसकी उदाहरण अभी भी हमको याद है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे सुकुमार मत मानो मुझे, मामा तथा निजतात से भी युद्ध में डरता नहीं, ये सारी चीज़ है, ये इसका उदाहरण है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीर रस आपके लिए। उसके बाद में श्रृंगार रस, श्रृंगार रस में भी अभी हमें उदाहरण तैयार है, देख सकते हो कि हंसी हंस भजे दे कि दूल्हा दिगंबर को, ये चीज़ आप तैयार कर सकते हो। और करुण रस, 3 आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करुण रस की अगर मैं आपको उदाहरण की बात करें तो इसका उदाहरण बहुत ही शानदार उदाहरण है कि मणि खोए भुजंग सी जन्नी, फंसा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और ये जो करुण रस का उदाहरण है जो हमने बताया है आपको, ये क्या है कि जो श्रवण कुमार होते हैं उनकी माता कहती हैं जब उनके लिए वो पानी लाने जाते हैं और दशरथ जी श्रवण कुमार को तीर मार देते हैं तो उस समय ये कहती हैं। ठीक है, तो ये जो हमने उदाहरण बताया काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये तीनों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तीनों को आप तैयार कर लीजिए, इसमें से आपको एक ज़रूर से ज़रूर मिल जाने वाला है। उसके बाद में अगर मैं ऊपर आ जाऊं तो अब यहाँ पर आ जाता है छंद। छंद में आप दोहा और चौपाई,
दोनों को आप तैयार कर लीजिए। इनमें कैसे मात्रा लगाए जाते हैं उनको देख लीजिए। अगर आप सभी को बिना टाइम गंवाए ये चीज़ें जाननी है कि कैसे इसमें मात्रा लगती है, वो भी ट्रिक से, तो इसके लिए आप हमारे सोरठा और रोला वाला वीडियो देखिए। उसमें आपको तरीका पता चल जाएगा कि कैसे यहाँ पर मात्रा लगाया जाता है, जाकर आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद में अब हम आते हैं अपने 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पर है अलंकार। अलंकार में आप यमक तथा उपमा, इन दोनों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इन्हीं में आपको मिल जाने वाला है। उसके बाद में 8वें नंबर पर अगर मैं आ जाऊं तो 8वें नंबर पर आया है आपका पत्र। अब पत्र की अगर मैं बात करूं तो पत्र दो तरीके के होते हैं, एक सरकारी पत्र होता है, एक गैर सरकारी पत्र होता है। ठीक, तो सरकारी पत्र तो सबको लगभग पता होता है, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य या फिर किसी दूसरे स्थान पर, जैसे प्रधानाचार्य को लिख रहे हो जो कि सरकारी पत्र है, या फिर और कहीं पर किसी संस्थान में जैसे बैंक मैनेजर को दे रहे हो, ठीक, तो सेवा में श्रीमान बैंक मैनेजर। ठीक, तो इस तरीके से ये सरकारी पत्र हो जाता है, तो इसको लिखना आपको आता होगा। उसके बाद में एक आ जाता है गैर सरकारी पत्र। तो गैर सरकारी पत्र को लिखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। उसमें जैसे किसी मित्र को पत्र लिखना है या पिताजी को पत्र लिखना है, भाई को पत्र लिखना है, तो वो जो पत्र होता है उसको लिखने का तरीका अलग होता है। तो दोनों में आप तरीका को जान लीजिए और उसके बाद में पत्र तो अपने हिसाब से लिखना है कि आपका जो समस्या होगा वहाँ पर दिया जाएगा कि इस टॉपिक पर आप पत्र लिखिए, तो उसी समस्या के अनुसार आप पत्र लिखिएगा। बस ध्यान ये देना है कि अगर वो सरकारी पत्र होगा तो आपको लिखना होगा सेवा में श्रीमान कर, ठीक है। और जब आपका गैर सरकारी पत्र होगा तो उसको लिखने का तरीका डियर कर, यानी कि आप उनका नाम लिखेंगे, पता लिखेंगे, फिर इस तरफ से डियर पिताजी या इस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अब अगर हम आ जाएं तो निबंध आ जाता है। अब निबंध में मैं आपको इम्पॉर्टेंट निबंध बताऊं तो ये बेकार की बातें हैं, क्योंकि निबंध कोई भी पूछ सकता है। बहरहाल कोविड का दौर है तो इस पर कोविड पर भी पूछ सकता है। तो निबंध को लिखने का एक तरीका आपको ध्यान में रखना है कि आपको पूरा पहले रूपरेखा लिखना है, उस पर हेडिंग्स देने हैं, उसके बाद में आपको एक एक कर 3 पेज का लगभग निबंध लिखना होता है। तो निबंध कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, उसको बस आपको क्या करना है कि जो टॉपिक दिया जाएगा उस पर आप अपने विचार को रखेंगे, लेकिन विचार को रखने का जो तरीका होगा वो कुछ यूँ होगा कि आपको पहले रूपरेखा लिखना है, फिर एक एक हेडिंग कर आपको चीज़ें लिखनी है, जिससे कि आपका नंबर ना कटे, और पूरा नंबर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आपको मिलेगा। उसके बाद में अब आ जाएंगे हम अपने 10वें और अंतिम पॉइंट पर। इसमें आपका संधि विच्छेद हो जाता है, ठीक है, शब्दों का सही अर्थ हो जाता है, हिंदी अर्थ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा, विलोम आदि। तो ये जो चीज़ें हैं इनमें जैसे संधि विच्छेद हो गया तो इसके आप क्लास ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पर बहुत सारे मिल जाएंगे कि कैसे संधि विच्छेद में पहचान किया जाता है और कैसे संधि विच्छेद किया जाता है, इस पर ट्रिक चल जाएगा। लेकिन शब्दों का अर्थ जो है इसके लिए आपको ट्रिक नहीं चलने वाला, क्योंकि शब्द का जो सही अर्थ होगा वो आपको तैयार करना होगा, ठीक है। और हिंदी अर्थ जो है इस पर कोई ट्रिक नहीं चलने वाला है, तो इसको आपको तैयार करना है। ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये भी जो है ये जब तक आप तैयार नहीं करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें समझ में आने वाली नहीं है। तो इन चीज़ों को आप तैयार कीजिए। अगर मैं आप सभी को दिखाऊं, आपका यहाँ पर मैं पूरा जो आपका विद्या है तो यहाँ पर देख सकते हो मैं पूरा का पूरा तैयार कर रखा था। ये सब सारी जिसमें ट्रिक नहीं लग सकती हैं उन सब सारी चीज़ों को आपको तैयार करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को हमने पढ़ रखा था। तो पूरी ये जो चीज़ें हैं जिनको तैयार नहीं किया जा सकता है, इन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर एक बार पढ़ना है। और जब भी आप खाली समय में बैठे ना, बस इसको लेकर पढ़ने लगें। जैसे नाटक का भाग जो है उसको अंक बोला जाता है, ठीक, ना करने योग्य तो यहाँ पर हो जाएगा आकरणीय। तो ये सब सारी चीज़ें जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक यहाँ पर आपको कोई ट्रिक के द्वारा इसको नहीं जाना जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए आप इन चीज़ों को एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में जब आएगा तो आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। और ये जो है रटने वाली चीज़ नहीं है, एक बार पढ़ जाएंगे तो दोबारा जब भी आपके सामने ये पड़ेगा तो आप उसको लिख पाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका 10वां पॉइंट हो जाता है। तो ये आपका हो गया पूरा इम्पॉर्टेंट, जो कि मैंने आपको यहाँ पर पूरा बता दिया। इस तरीके से आप तैयारी करते हैं तो यहाँ पर मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके 95% मार्क्स से कम नहीं आने वाले हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।